अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं शुभी मिश्रा और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है और उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह आपके लिए लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में खास। अधिक अंडा उत्पादन के लिए मुर्गियों का आहार प्रबंधन। मक्के में लगने वाले प्रमुख कीट और रोगों का नियंत्रण। किसान भाइयों, मुर्गी पालन कम समय में अधिक आय देने वाला व्यवसाय है, लेकिन इस व्यवसाय की सफलता मौसम के अनुरूप इसके प्रबंधन पर ही टिकी है। और अगर इनके आहार प्रबंधन की बात करें तो अक्सर देखा गया है कि किसान भाई इनके आहार पर कोई विशेष ध्यान नहीं देते हैं। अगर आप मुर्गियों से अधिक अंडा उत्पादन की चाह रखते हैं तो आपको मुर्गियों के आहार प्रबंधन पर विशेष ध्यान देना होगा। तो आप कैसे करें मुर्गियों का आहार प्रबंधन? आइए जानते हैं नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर के विषय विशेषज्ञ डॉक्टर गिरिराज गोयल से। नमस्कार किसान भाइयों, अभी बरसात का सीज़न चल रहा है, इसके बाद में फिर सर्दियों का सीज़न प्रारंभ हुआ। इसमें अंडों की बहुत महत्ता है और अंडा देने वाली मुर्गी को हम लेयर के रूप में जानते हैं और अंडा उत्पादन का सीधा सीधा संबंध उनके दाने से है। किस प्रकार से हम उनको अच्छे से अच्छा संतुलित आहार दें जिससे कि मुर्गियों का अंडा उत्पादन क्षमता उच्च बनी रहे, उनका स्वास्थ्य भी प्रभावित नहीं हो और लंबे समय तक उच्च मात्रा में वो अंडे देती रहें। मुर्गी पालकों को चूजों से लेकर अंडा उत्पादन तक की अवस्थाओं पर विशेष ध्यान देना चाहिए। यदि आप थोड़ी सी भी लापरवाही करते हैं तो अंडा उत्पादन में भारी गिरावट आ सकती है, जबकि मुर्गी पालन में 70% खर्चा आहार प्रबंधन पर ही आता है। इसलिए आहार प्रबंधन पर अधिक ध्यान देने की जरूरत होती है। चूजों को पहली खुराक अंडे से निकलने के 48 घंटे बाद दी जाती है। अंडा देने वाली मुर्गियों का आहार 3 अवस्थाओं में दिया जाता है, जिसमें पहला चिक राशन, यह 1 सप्ताह से लेकर 8 सप्ताह तक की मुर्गियों को दिया जाता है। इसमें प्रोटीन की मात्रा 22 से 24%, ऊर्जा 2700 से 2800 कैलोरी प्रति किलोग्राम और कैल्शियम 1% होनी चाहिए। दूसरा ग्रोवर या वर्धक राशन, यह 8 सप्ताह से लेकर 20 सप्ताह तक दिया जाता है। इसमें प्रोटीन की मात्रा 18 से 20%, ऊर्जा की मात्रा 2600 से 2700 कैलोरी प्रति किलोग्राम और कैल्शियम 1% रखा जाता है। तीसरा और आखिरी लेयर राशन, यह 20 सप्ताह से ऊपर की मुर्गियों को दिया जाता है। इसमें प्रोटीन की मात्रा 16 से 18%, ऊर्जा 2400 से 2600 कैलोरी प्रति किलोग्राम और कैल्शियम 3 से 3.5% होनी चाहिए। आपके क्षेत्र में उपलब्ध जो आहार के घटक हैं उनके आधार पर अगर बात करें तो सामान्यतः अंडा देने वाली मुर्गी के दाने में पीली मक्का 100 किलो अगर दाने का हम निर्माण कर रहे हैं तो 50 से 60 किलो पीली मक्का, 15 से 20 किलो इसमें खली होना चाहिए, जिसमें सोयाबीन की खली सबसे अच्छी मानी जाती है। आप मूंगफली की खली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या आधी मात्रा में सोयाबीन और मूंगफली दोनों खलियों को ले सकते हैं। इसके बाद में इसमें चावल की छोटी कनकी या एक राइस पॉलिश होता है जो चावल मिल में इसका पाउडर निकलता है, वो भी आप डाल सकते हैं 15 से 20%। इसके साथ साथ में आपको मुर्गियों के दाने में खनिज तत्वों की मात्रा डालनी पड़ेगी। इनके लिए अंडा उत्पादन के लिए ट्रेस मिनरल्स करके आते हैं, वो आपको 2 किलो आपको डालना पड़ेगा 100 किलो दाने में, और 1 किलो नमक। इसके साथ साथ में आपको 2-3 और विशेष दवाइयाँ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ,
तो उसमें एक कोक्सीडियो स्टेट नामक एक दवाई है जिसको बाजार में कई ब्रांड नेम से आती है, जिसमें डाइक्लाजुलिल बहुत अच्छा नाम है CMP1। तो ये केवल 100 किलो दाने में 100 ग्राम पड़ेगी केवल। दूसरा, बरसात के समय भी और भी समय कई बार इनमें फंगस लगते हैं दाने में, तो उसके लिए डिटॉक्सिकेंट आते हैं, वो भी करीब 100 किलो दाने में 100 ग्राम पड़ता है। और UTTP करके एक आता है, बड़ा अच्छा डिटॉक्सिकेंट है, इसको भी आप 100 किलो दाने में 100 ग्राम डालेंगे और 10 रुपये की करीब इसकी कीमत पड़ेगी। ये 4 चीज़ों का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपका दाना संपूर्ण बन जाता है। जो बाज़ार में उपलब्ध दाना जिसकी कीमत करीब 40 रुपये किलो है, उससे कहीं कमतर नहीं बैठेगा और आपका उत्पादन भी प्रभावित नहीं होगा। और आप इसको अगर बनाएंगे तो आपको इसकी कीमत 32 से 34 रुपये किलो पड़ेगी, मतलब आपको 6 से 8 रुपये प्रति किलो का फ़ायदा निश्चित रूप से होगा। और यही आपके पूरे उत्पादन के फायदे के रूप में आपको परिलक्षित भी होगा। मुर्गी पालक भाइयों, इस तरह आप आहार का मिश्रण स्वयं घर में तैयार कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आप अपनी मुर्गियों को दाना मिश्रण कितनी मात्रा में खिलाएं जिससे आपको अधिक अंडे का उत्पादन मिल सके। इसके साथ ही खिलाते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, इन पहलुओं पर खासकर ध्यान देने की जरूरत होती है। सर्वप्रथम कितनी मात्रा दें, तो जो मुर्गी अंडा देती हैं उनको सामान्यतः 110 से 120 ग्राम प्रति मुर्गी की दर से आहार दिया जाता है। इससे ज़्यादा अगर आप आहार देंगे तो उसका शारीरिक भार बढ़ेगा, जिससे कि उसकी अंडा क्षमता भी प्रभावित होगी। उसके साथ साथ में आप दाने में कितनी बार आपको दाना देना चाहिए, ये भी महत्वपूर्ण है। दिन में 2 बार आपको दाना देना चाहिए, एक बार सुबह और एक बार करीब 4 बजे। 2 बार दाना देने से क्या रहता है कि कई बार मुर्गी जो सुबह नहीं खाई है वो शाम को खाएगी, और जो शाम को खाएगी वो अंडे उत्पादन में बड़ा अच्छा उसका प्रभाव रहता है। और मुर्गियों का अंडा उत्पादन सामान्यतः सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक होता है। उसके बाद वो दाना खाकर आराम से बैठती हैं, उसके बाद फिर एक बार शाम को 4, 5, 6 बजे पे फिर दाना खाती हैं। तो आप 2 बार उनको दाना डालिए। आपको ये भी देखना है कि जो आप 110 से 120 ग्राम दाना दे रहे हैं, उनको आहार दे रहे हैं, वो अच्छी गुणवत्ता का हो। आपको उनके दाने में शुरुआत से ही 3% कैल्शियम, मतलब अगर आप 100 किलो दाना बना रहे हैं तो उसमें 3% कैल्शियम सोर्स जरूर होना चाहिए, जिसमें कि विशेष रूप से जो लाइमस्टोन पाउडर होता है जो भूरे कलर का रहता है, और एक बहुत अच्छी कम कीमत का और एक अच्छा कैल्शियम सोर्स भी उपलब्ध है, सेल ग्रेट। अगर वो आपको उपलब्ध हो जाता है मार्केट से तो वो सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसमें संतुलित मात्रा में कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा रहती है जो अंडा उत्पादन के लिए आवश्यक है। दाने का भंडारण बहुत महत्वपूर्ण है। बारिश के समय में, आने वाले समय में भी इसको पॉलीथीन के बैग में रखना है, और आपको 15 दिन का दाना आपको बना के रखना है। उससे ज़्यादा दाना आप मत बनाइए, क्योंकि 15 अभी बारिश में उसमें फंगस की संभावना रहती है। दाने के बर्तन को साफ रखिए। उसके साथ में निरंतर रूप से दाने की गुणवत्ता पर भी ध्यान रखिए, कहीं आपके दाने में फंगस तो नहीं लग रहा है, कोई अवांछित उसमें सुगंध तो नहीं आ रही है, और जो आप दाना दे रहे हैं उसमें कहीं आपके गोदाम में कहीं चूहे तो नहीं है, क्योंकि चूहे भी कई बार बीमारी का वाहक बन जाते हैं, तो उनकी भी रोकथाम आपको करनी चाहिए। तो इन्हीं सब बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे किसान भाइयों, तो निश्चित रूप से आप अपने मुर्गियों को अच्छी मात्रा में अच्छा संतुलित आहार दे पाएंगे, जिससे कि उनका अंडा उत्पादन अच्छा बना रहे। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। छोटी पार्टियों के साथ करेंगे गठबंधन। बीजेपी ने प्रदेश सरकार पर बोला हमला, कहा सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का माहौल, कांग्रेस के अधिकतर विधायक होंगे फेल। दुर्ग में बीजेपी का संभागीय सामाजिक समागम आज, संभाग के 7 जिलों के प्रतिनिधि होंगे शामिल, समाज प्रमुखों का बीजेपी करेगी सम्मान। नियमितीकरण की मांग को लेकर विद्या मितान शिक्षकों का आंदोलन जारी, आज किया अर्धनग्न प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। पूर्वा में खाद के कालाबाजारियों पर कार्रवाई, कृषि विभाग के अधिकारियों ने की छापेमारी, बड़ी मात्रा में अवैध खाद जब्त। रेल यात्रियों की एक बार फिर बड़ी परेशानी, छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 10 ट्रेनें 22 अगस्त तक रद्द, बिलासपुर चांपा रेल लाइन में हो रहा काम। छत्तीसगढ़ में आज से बढ़ेगी मानसून की गतिविधियां, कुछ स्थानों पर आज भारी बारिश तो
और ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में एक बार फिर से स्वागत है। मक्के की खेती हमारे प्रदेश में बड़े पैमाने पर की जाती है और प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने इसकी बुआई की थी उनकी फसल अभी बढ़वार की अवस्था पर है और इस फसल में अंकुरण के बाद से ही कई हानिकारक कीट व रोगों का प्रकोप होने लगता है, जिनका नियंत्रण सही समय पर नहीं किया गया तो ये कीट रोग फसल को काफी नुकसान पहुंचाते हैं। तो किसान भाई किस प्रकार से करें इन कीट रोगों की रोकथाम, इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर मनोज वर्णवाल। मक्का में लगने वाले बीमारी तथा कीटों के प्रकोप के बारे में जानकारी दे रहा हूं और इसके कैसे हम लोग रोकथाम करेंगे इसके बारे में बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले बताना चाहें किसान भाई, जनरली मक्का में 25 से 30 दिन के बाद में खास करके हम लोग मिट्टी चढ़ाते हैं। इससे ऐसा देखा जाता है कि कीड़ा का प्रकोप जैसे तनाछेदक कीड़ा, स्वार्मिंग कैटरपिलर, ये सब कीड़ा का प्रकोप बाद में दिखाई पड़ता है। खास करके जब पौधा 50-60 दिन का होता है उसमें इसका प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन तनाछेदक कीड़ा जनरली क्या होता है, पौधा का जो ऊपर का जो भाग होता है जहाँ से जो नया पत्ता निकलता है उसमें देखा जाता है खास करके अटैक होता है और वो पूर्ण रूप से खा करके ख़त्म करता है, जिससे कारण पौधा में ठीक से बढ़वार हो नहीं पाता है। अंततः उपज जो मिलना चाहिए वो निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा किसान को हानि होती है। तना भेदक सुंडी तने में छेद करके उसे अंदर से खाती है, जिससे गोब एवं तना सूख जाता है। यह मक्के के लिए सबसे अधिक हानिकारक कीट है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इसकी सुंडियां 20-25 मिलीमीटर लंबी और स्लेटी सफेद रंग की होती है, जिसका सिर काला होता है और 4 लंबी भूरे रंग की लाइन होती है। इसकी सुंडियां तनों में सुराख करके पौधों को खा जाती है, जिससे छोटी फसल में पौधों की गोब सूख जाती है। बड़े पौधों में ये बीज के पत्तों पर सुराख बना देती है। इस कीट के आक्रमण से पौधे कमजोर हो जाते हैं और पैदावार बहुत कम हो जाती है। जो दानेदार दवाई है जो मार्केट में उपलब्ध है, चाहे वो फिराडोन हो चाहे एक्तारा हो, यदि जड़ के पास में थोड़ा सा दवा डाल करके उसी समय में मिट्टी चढ़ावें तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि कीड़ा का प्रकोप बहुत हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक उसी तरह से स्वार्मिंग कैटरपिलर भी देखा जाता है जब 50 से 60 दिन का होता है वो पौधा में अटैक करता है। उस समय देखा जाता है कि किसान भाई को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। खास करके अगस्त महीने में या सितंबर के फर्स्ट वीक में बहुत ज़ोर से बारिश होती है। उस समय कीड़ा का प्रकोप खास करके मक्का में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो मेरा एक सुझाव होगा, जब मिट्टी चढ़ाने की समय होती है तो उस समय दानेदार दवा जड़ के पास में डाल करके तब मिट्टी को चढ़ाना चाहिए। जैसे कि आप जानते हैं मार्केट में एक्तारा, फिराडोन नामक दानेदार दवा मिलती है। थोड़ा कहने का अर्थ यह है कि दानेदार दवा डालेंगे जड़ के पास में तो बहुत हद तक कीड़ा का प्रकोप को आप आराम से कंट्रोल कर सकते हैं। मक्के की फसल में एकीकृत कीट नियंत्रण के लिए सबसे पहले साफ, उपयुक्त एवं प्रतिरोधी किस्मों का चयन करना चाहिए और बोने से पहले बीजों को कीटनाशक दवा से उपचारित करना चाहिए। गर्मियों में खेत की गहराई जुताई करके मिट्टी में मौजूद कीड़ों, बीमारियों और खरपतवारों को नष्ट कर सकते हैं। खाद तथा अन्य तत्वों की मात्रा का प्रयोग मिट्टी परीक्षण के आधार पर करें। खेतों से फसल अवशेषों का हटना तथा मेढ़ों को साफ रखना चाहिए। सही फसल चक्र अपनाना, अर्थात एक ही फसल को उसी खेत में बार बार नहीं ले। इससे कई कीड़ों और बीमारियों का प्रकोप कम हो जाता है। यांत्रिक नियंत्रण की बात करें तो कीड़ों के अंड समूहों, प्यूपों तथा वैक्सों को इकट्ठा करके नष्ट कर दें। रोगग्रस्त पौधों तथा उनके भागों को उखाड़कर जला दें। खेत में जगह जगह पर बांस खुड़ियां लगाएं, जिससे पक्षी कीड़ों को खाकर नष्ट कर सके। इसके अलावा खास करके कुछ बीमारियां भी लगती है जो देखा जाता है कि 50-60 दिन के जो अवस्था होता है पौधा का, उसमें इस रोग का प्रकोप देखने को मिलता है। इसमें मुख्य रूप से जो खास करके लगता है जिसको हम लोग मेडिस लीफ ब्लाइट या टर्सिकम लीफ ब्लाइट कहते हैं,
ये 2 रोग खास करके देखने को मिलता है। ऐसा देखा गया है कि मेडिस लीफ ब्लाइट का प्रकोप खरीफ के मौसम में ज़्यादा होता है, जबकि ट्रसिकम लीफ ब्लाइट का प्रकोप वास्तव में खरीफ में होता है लेकिन रबी मक्का में ज़्यादा देखने को मिलता है। तो कहने का अर्थ यह है कि मेडिस लीफ ब्लाइट हो या ट्रसिकम लीफ ब्लाइट हो, दोनों में क्या होता है, पत्ता में धब्बा बनता है। ये धब्बा सफेद जैसे लगेगा, सफेद छोटा छोटा सा सफ़ेद नुमा जो बाद में भूरा हो जाता है, और बहुत सा पत्ता में जो धब्बा आपस में मिल करके पत्ता का हरे भाग को ख़त्म कर देता है। परिणाम स्वरूप प्रकाश क्रिया कम हो जाती है और अंततः पौधा में जो ठीक से दाना बनना चाहिए, जो ठीक से कॉप बनना चाहिए, वो ठीक से बन नहीं पाता है। तो कहने का अर्थ यह है कि मेडिस लीफ ब्लाइट हो या ट्रसिकम लीफ ब्लाइट हो, मेडिस लीफ ब्लाइट में पत्ता का जो धब्बा होता है छोटा छोटा होता है, जबकि ट्रसिकम लीफ ब्लाइट में पत्ता का धब्बा बड़ा बड़ा होता है। तो किसान भाई, मेडिस हो या ट्रसिकम लीफ ब्लाइट हो, दोनों धब्बा रोग जो खास करके है, इसको मंकोजेब नामक दवा 2.5 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव करने पर निश्चित रूप से बीमारी को रोका जा सकता है। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां, कहीं नहीं जाइएगा, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। languages. से मध्यम वर्षा की संभावना, द्रोणिका का भी दिखेगा असर। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया आज से 2 दिनों तक छत्तीसगढ़ के दौरे पर, चुनाव समिति की लेंगे बैठक। रविवार को दुर्ग में आयोजित ओबीसी मोर्चा की बैठक में भी लेंगे हिस्सा। सूरजपुर में पिकअप बाइक में टक्कर, पिकअप पलटने से चालक घायल, स्थानीय अस्पताल में इलाज जारी। कांकेर में सड़क किनारे ट्रक में जा घुसी कार, हादसे में बाल बाल बचे कार सवार लोग, अंतागढ़ क्षेत्र की घटना। प्रियंका गांधी के 50% कमीशन वाले बयान पर भड़के वीडी शर्मा, बोले कोने कोने में दर्ज कराएंगे एफआईआर। दतिया के पीताम्बरा पीठ में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने किया दर्शन पूजन, कांग्रेस पर साधा जमकर निशाना, कहा कांग्रेस करती है झूठ की राजनीति। सीधी में तेज रफ्तार ट्रक और बस की जोरदार भिड़ंत, 27 लोग घायल, 6 लोगों की हालत गंभीर, रीवा रेफर, घायलों का ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। मौसम विभाग की रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह कुछ इस प्रकार है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर एवं संचालनालय कृषि छत्तीसगढ़ रायपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर छत्तीसगढ़ के किसानों को सलाह दी जाती है कि इन क्षेत्रों में आने वाले दिनों में अधिकांश स्थानों पर मध्यम से घने बादल छाए रहने के साथ साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। मैदानी क्षेत्रों में अधिकतम तापमान लगभग 30 डिग्री सेल्सियस से 33 डिग्री सेल्सियस एवं न्यूनतम तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किए जाने की संभावना है। आने वाले दिनों में हवा पश्चिम दिशा से चलने की संभावना है और इसकी गति लगभग 5 से 9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रहने की संभावना है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि धान की फसल की रोपाई के 20 से 25 दिन बाद खरपतवार नियंत्रण के लिए बिस्पायरी बैग सोडियम 250 ग्राम दवा 500 से 600 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। इस मौसम में धान की फसल इस समय वानस्पतिक वृद्धि की स्थिति में है, अतः फसल में कीटों की निगरानी करें। धान में तना छेदक के नियंत्रण के लिए 2 मिलीलीटर क्लोरोपाइरीफॉस प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें या 50 एसपी कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड 300 ग्राम प्रति एकड़ 150 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। जिन स्थानों पर सोयाबीन की फसल में गर्डल बिटल का प्रकोप शुरू हो गया है, वहां पर थाइक्लोप्रिड 21.7 एससी की 750 मिलीलीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। सोयाबीन की फसल में पत्ती खाने वाले इल्लियों और सफेद मक्खी के नियंत्रण के लिए पूर्व मिश्रित कीटनाशक बीटा साइक्लोथ्रिन और इमिडाक्लोप्रिड का मिश्रण 350 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। इन दवाओं के प्रयोग से
तना मक्खी का भी नियंत्रण होगा। किसानों को सलाह दी जाती है कि मक्के की फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए बुआई के 3 दिन के अंदर एट्राजीन 300 से 400 ग्राम प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करें। मक्का की फसल 25 से 30 दिन की अवस्था होने पर निराई गुड़ाई कर मिट्टी चढ़ाने का कार्य करें। इसके पश्चात नाइट्रोजन उर्वरक की दूसरी मात्रा का छिड़काव करें। केले के जिन पौधों में फूल या फल आया हो तुरंत बांस लगाकर सहारा प्रदान करें। अनार और अमरूद में फूल को हटा दें ताकि ठंड की फसल ली जा सके। पिछले वर्ष रोपित आम के पौधों में नई शाखा आने पर सही ढांचा बनाने के लिए काट छांट करें। पशुओं के अच्छे स्वास्थ्य और दुग्ध उत्पादन के लिए चारे के साथ साथ 50 ग्राम नमक और 50 से 100 ग्राम खनिज मिश्रण प्रति पशु अवश्य दें। बाहरी परजीवियों से बचाव के लिए ब्यूटॉक्स का उपयोग करें। पशुशाला की नियमित सफाई करें। 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर फिनाइल मिलाकर फर्श की सफाई करें। यदि दुधारू गायों के अयन में खरोंच व चोट लगा हो तो हिमैक्स लोशन लगाएं। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम मुरेरी, जिला भिंड के उदय माली ने। आपने गेंदा की स्वस्थ पौध तैयार करने की तकनीक के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। गेंदा के काफ़ी उपयोग हैं, खासकर इसके माला बनाने के लिए इसका प्रयोग काफ़ी ज़्यादा किया जाता है। किसान भाइयों, गेंदा की फसल वर्ष भर फूल देने के कारण इसकी बाजार में मांग भी अधिक रहती है, क्योंकि जिन महीनों में कोई अन्य फूल नहीं मिलते हैं उन दिनों में भी गेंदा के फूल आसानी से मिल जाते हैं। गेंदा के फूलों का उपयोग पूजा, सजावट, इत्र, दवाइयाँ बनाने के लिए किया जाता है, इसलिए यह किसानों को अधिक लाभ देने वाली फसल है। इसकी खेती से किसानों को कम लागत में अधिक मुनाफा मिलता है। तो किसान भाइयों में आपको बताना चाहूँगा कि गेंदा की 2 तरह की किस्में होती है, एक अफ्रीकन गेंदा, दूसरा फ्रेंच गेंदा। अफ्रीकन गेंदा हम बोलते हैं जिसके पुष्प का आकार बड़ा हो, जिसमें लगभग 5 से 6 सेंटीमीटर का आकार के हो, साथ ही जो पौधे छोटे आकार के होते हैं वो फ्रेंच टाइप गेंदा होता है। तो इसकी बहुत सारी अच्छी उन्नतशील प्रजातियाँ हैं। खासकर हम बात करें पूसा नारंगी गेंदा, पूसा बसंती गेंदा, पूसा अर्पिता, पूसा बहार, अर्का अग्नि, तो ये जो हम कलर के आधार पे अथवा हम किस आकार के हमें पुष्प चाहिए उस आधार पे हम इनका चयन कर सकते हैं। उसके बाद में बात आती है कि हमें पौधशाला हम कब तैयार करें, तो हम क्योंकि गेंदा को हम साल के 12 महीने में उगा सकते हैं, खासकर हम 3 मौसमों में इसको उगाते हैं, गर्मी, सर्दी और बारिश। तो जब हम पौधे तैयार करते हैं तो सबसे पहले हमें मिट्टी की अच्छी तरह तैयारी कर लेनी चाहिए। किसान भाइयों, खेत की तैयारी के समय पहली जुताई मिट्टी पलट हल से करें। इसके बाद 2 बार कल्टीवेटर से जुताई करके पाटा लगाकर खेत को समतल कर लेते हैं और फिर 3 मीटर लंबी और 1 मीटर चौड़ी क्यारी बना लें। क्यारी आप ऊंची उठी हुई बनाते हैं तो ज्यादा अच्छा रहता है। ऐसा करने से पौध में कीट रोग का प्रकोप तो कम होता है, साथ ही नर्सरी में विभिन्न कृषि कार्यों को करने में भी आसानी रहती है। तो जब हमने जमीन अच्छी तरह से तैयार कर ली, क्यारियाँ हमने तैयार कर ली, तो प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से हमें उसमें लगभग 5 किलोग्राम अच्छी सड़ी गोबरी खाद भी डाल देनी चाहिए। फिर बात आती है कि हमें स्वस्थ बीजों का चयन करना बड़ा आवश्यक होता है। इसके जो बीज होते हैं वो चटकीले काले रंग के होते हैं, जिनको हम एकेन कहते हैं। यदि हमें पूर्ण विकसित यदि बीज नहीं मिले तो उनका अंकुरण कम होता है। अतः जब भी हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो एक तो बीज अधिक पुराने नहीं हो, यदि 1 वर्ष से ज़्यादा पुराने बीज होंगे तो उनका अंकुरण प्रतिशत कम हो जाता है। साथ ही ये बिल्कुल काले रंग के हो, तो उससे क्या होगा कि उसको ये माना जाता है कि ये बीज पूर्ण रूप से जो मेच्योर होता है, परिपक्व होता है, उनका जर्मिनेशन परसेंटेज भी अच्छा होता है। जब भी हम बात करते हैं इसके बीज दर की, तो हमें मौसम के ऊपर निर्भर करता है। जनरली हम प्रति एकड़ 200 से लेकर 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से हम बीज का चयन करते हैं। उसके पश्चात जब हम बीजों की बुआई करते हैं तो बीजों की बुआई करने से पहले हमें फफूंदनाशी दवा अथवा ट्राइकोडर्मा जो वीडी अपना कल्चर आता है उससे 5 से 8 ग्राम ट्राइकोडर्मा, अथवा जब यदि हम कार्बेंडाजिम वगैरह यूज करते हैं तो 2 ग्राम प्रति केजी के हिसाब से हमें उनसे भी बीज उपचारित कर लेना चाहिए।
जब हम बीजों की बुआई करते हैं तो हमें बीजों की बुआई हमेशा कतारों में करनी चाहिए। कतार से कतार की दूरी लगभग 5 से लेकर 8 सेंटीमीटर की हम रखते हैं। और जो बीज से बीज की दूरी, क्योंकि बीज इसका बड़ा बारीक होता है और हमें बीज से बीज की दूरी मेंटेन करने में बड़ी समस्या आती है, तो हम कई बार किसान भाई इसमें जो बलुई मिट्टी होती है वो भी मिला देते हैं। हमें जो बीज से बीज की दूरी लगभग 1 से 2 सेंटीमीटर की हम रखते हैं, तो उससे जो अपने को बड़ा हेल्दी अच्छी ओज वाला पौधा हमें मिल जाता है। हमें यह भी ध्यान में रखना होता है कि जब हम बीजों की बुआई पौधशाला में करते हैं तो बीज अधिक गहराई पर नहीं जाने चाहिए, क्योंकि यदि हम अधिक गहरे बीज बो देंगे तो उनका अंकुरण प्रतिशत काफ़ी कम हो जाएगा। तो हमें 1 से 2 सेंटीमीटर ही बीजों की गहराई रखनी ज़रूरी होती है। जब हम लाइनों में इसकी बुआई कर देते हैं, उसके बाद में हमें उसके ऊपर जो अपना अच्छी सड़ी गोबरी खाद है वो लाइनों में हमें ऊपर उनको बिखेर देनी चाहिए, जिससे क्या होता है जर्मिनेशन अपना आसानी से हो जाता है, साथ ही उसमें नमी भी बनी रहती है। उसके बाद में हमें झाड़ी की सहायता से हमें हल्की सिंचाई कर देनी चाहिए और उसके ऊपर किसी घास फूस की परत से हमें ढक देना चाहिए, जिससे जो बीज चींटी वगैरह है वो बीज को नहीं लेके जाए और नमी के कारण बीजों की अंकुरण भी अच्छा हो जाता है। जब 25-30 दिन की पौध हो जाए उसके बाद में हम मुख्य खेत में ले जाके इसका रोपण कर देते हैं। और एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088926163 पर सोमवार से लेकर शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। और अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर होगी मुलाकात कृषि